उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। गन्ना विकास विभाग ने सैनिकों, अर्धसैनिक बलों, भूतपूर्व सैनिकों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को गन्ना पर्ची जारी करने में 20% प्राथमिकता देने का फैसला किया है। यह सैनिक कोटा व्यवस्था 1 जनवरी से पूरे प्रदेश में लागू कर दी गई है। गन्ना आयुक्त मिनिस्ट्री एस ने बताया कि यदि सैनिक के नाम सट्टा दर्ज नहीं है लेकिन माता पिता के नाम है तो फिर प्रमाण पत्र पर लाभ मिलेगा। यह सुविधा सैनिकों की अगली पीढ़ी को भी मिलेगी। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार अलर्ट हो गई है। शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए सीवर और पेयजल पाइपलाइन की गहन और नियमित जांच के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव नगर विकास पी गुरुप्रसाद ने सभी नगर आयुक्तों और जल निगम को रिसाव, टूट फूट तत्काल ठीक कराने, पानी की टंकियों की नियमित सफाई और उपभोक्ताओं के नलों से पानी के नमूने की जांच कराने को कहा है। पुरानी पाइपलाइनों को प्राथमिकता से बदलने और लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि आत्मनिर्भर ग्राम पंचायतों से ही उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने उत्सव भवन निर्माण में तेजी लाने और मांगलिक कार्यों के लिए इनके प्राथमिक उपयोग के निर्देश दिए हैं। सीएम ने ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने, विकास कार्यों में तेजी, सीवर व ग्रे वाटर ट्रीटमेंट, डिजिटल लाइब्रेरी स्थापना और इंटीग्रेटेड कैंपस निर्माण पर जोर दिया है। बैठक में बताया गया कि यूपी व्यक्तिगत शौचालय निर्माण में देश में पहले स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने राजस्व वसूली में बेहतर प्रदर्शन पर अधिकारियों की सराहना की है। योगी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए खेतों के पास फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित करने की दिशा में कदम तेज कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के तहत 125 करोड़ रुपए के 10 निवेश प्रस्तावों को अप्रेजल समिति ने मंजूरी के लिए राज्य स्तरीय एम्पावर्ड कमेटी को भेजा है। ये परियोजनाएं सीतापुर, सहारनपुर, मेरठ सहित कई जिलों में लगेंगी। सरकार ने निवेशकों को स्थानीय कृषक समूहों से कच्चा माल लेने के निर्देश दिए हैं, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि यूपी में समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए कॉल सेंटर जैसी व्यवस्था विकसित की जाए। उन्होंने पैमाइश, नामांतरण और विरासत मामलों में देरी पर सख्ती दिखाते हुए सभी जिलों में रोवर आधारित पैमाइश प्रणाली लागू करने को कहा है। सीएम ने भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण, किसान रजिस्ट्री और खसरा पड़ताल के लंबित मामलों को तय समय में निपटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कर्मचारियों के प्रशिक्षण, शीतलहर में राहत व्यवस्था और अंबेडकर मूर्तियों की सुरक्षा के लिए 4 दीवारी निर्माण पर भी जोर दिया है। प्रदेश के कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की भारी कमी को देखते हुए सरकार ने संविदा भर्ती का फैसला लिया है। ईएसआई अस्पतालों में स्वीकृत 52 विशेषज्ञ पदों के सापेक्ष सिर्फ 5 डॉक्टर कार्यरत हैं, जिससे मरीजों को इलाज में परेशानी हो रही है। इस समस्या के समाधान के लिए 89 विशेषज्ञ चिकित्सकों की संविदा पर भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। वहीं पैरामेडिकल कैडर में भी कमी को देखते हुए कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग से तैनात करने की योजना बनाई गई है। इससे 31 लाख से अधिक बीमित कामगारों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघ मेला और आगामी पर्व त्योहारों को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए अधिकारी फील्ड में उतरकर व्यवस्थाओं की निगरानी करें। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। घाटों, मंदिर परिसरों की स्वच्छता, निर्बाध बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, भीड़ प्रबंधन और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मनमाना शुल्क वसूलने वालों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एनएचएआई और वन विभाग की पहल से इस एक्सप्रेसवे को हरियाली से भरपूर बनाया जाएगा। ग्रीनफील्ड क्षेत्र बनी से आजाद चौक में करीब 46,000 और एलिवेटेड मार्ग पर 4,000 पेड़ लगाए जाएंगे। इस परियोजना पर करीब 7 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बांस, पीपल, बरगद जैसे वृक्ष लगाए जाएंगे। पेड़ों की देखरेख 5 साल तक वन विभाग करेगा। मार्च 2026 से पहले काम पूरा करने का लक्ष्य है। बरेली में भाजपा विधायक प्रोफेसर डॉक्टर श्याम बिहारी लाल के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त किया है।
शनिवार को सीएम योगी शक्तिनगर कॉलोनी स्थित उनके आवास पहुंचे, दिवंगत विधायक को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों से मुलाकात, सांत्वना दी। फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे डॉक्टर श्याम बिहारी लाल का शुक्रवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया था। उनका अंतिम संस्कार बरेली में राजकीय सम्मान के साथ किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नेता, कार्यकर्ता और आमजन शामिल हुए। आईपीएल में शाहरुख खान की टीम केकेआर द्वारा बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान की खरीद को लेकर उठा विवाद अब सियासी रूप ले चुका है। बीसीसीआई के द्वारा खिलाड़ी को टीम से हटाने के निर्देश के बाद भाजपा नेता संगीतमय सोम ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे 100 करोड़ सनातनियों की जीत बताया है। वहीं कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर और लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने शाहरुख खान पर तीखे हमले किए हैं और उनके फिल्मों के बहिष्कार की मांग की है। दूसरी ओर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने टिप्पणी से दूरी बना ली है। उत्तर प्रदेश की सियासत में धनंजय सिंह को लेकर जारी बयानबाजी के बीच भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को नसीहत दी है। ब्रजभूषण ने कहा कि अखिलेश को कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने का अधिकार है, लेकिन किसी व्यक्ति पर व्यक्तिगत हमला नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ फोटो के आधार पर किसी को अपराधी नहीं ठहराया जा सकता है। वहीं अभय सिंह और धनंजय सिंह विवाद पर उन्होंने दोनों को संयम बरतने की सलाह देते हुए कहा कि 80 से 90 का दौर बीत चुका है और अब ऐसी राजनीति उचित नहीं है। शाहरुख खान की आईपीएल टीम केकेआर के बांग्लादेशी खिलाड़ी को शामिल किए जाने को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। भाजपा नेता संगीत सोम ने शाहरुख खान को गद्दार बताते हुए तीखा हमला किया है। इस बयान पर सपा ने कड़ा पलटवार किया। मुजफ्फरनगर में सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने कहा कि संगीत सोम चुनाव हारने के बाद बौखलाए हुए हैं। उन्होंने सवाल उठाए कि अगर शाहरुख गद्दार है तो फ्रेंचाइजी से जुड़े अन्य लोग क्या है। बयानबाजी के बाद सपा और करड़ी सेना के कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2026 की शुरुआत में नए सियासी समीकरणों की चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी को कांग्रेस की ओर से एक सीक्रेट ऑफर मिला है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने बसपा सुप्रीमो मायावती को गठबंधन का प्रस्ताव भेजा है। कांग्रेस के एक धड़े का मानना है कि बसपा के साथ आने से दलित मुस्लिम समीकरण मजबूत होगा। यदि मायावती इस प्रस्ताव को स्वीकार करती हैं तो 2027 विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की राजनीति में बड़ा बदलाव संभव है। उत्तर प्रदेश में 2024 के एसआईआर अभियान में मुरादाबाद जिले के 3.87 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। सबसे अधिक कटे नाम नगर विधानसभा सीट पर हुए, जहां 2022 में भाजपा को केवल 782 मतों से जीत मिली थी, जबकि 1,12,000 वोटर सूची से बाहर हुए हैं। देहात, बिलारी, ठाकुर द्वारा, कांठ और कुंदरकी सीटों पर भी सैकड़ों वोटर सूची से हटाए गए हैं। कुल 6 सीटों पर जीत का अंतर 1,71,000 था, जबकि कटे वोटर्स की संख्या 2 गुने से अधिक रही है। राजनीतिक दलों ने इसे 2027 चुनाव पर असर डालने वाला बताया है और 28 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। उत्तर प्रदेश में उत्तर समेत भारत में 4 जनवरी 2026 को मौसम का हाल काफी गंभीर रहेगा। मौसम विभाग आईएमडी ने पूरे उत्तर भारत में शीतलहर और घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। खासकर दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सुबह के समय विजिबिलिटी 50 मीटर से कम रहने की संभावना है। पहाड़ों में बर्फबारी जारी रहेगी, वहीं मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड से सुबह शाम आवागमन प्रभावित हो सकता है। अगले 10 दिनों तक उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का असर जारी रहने का अनुमान है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।